नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एक बार फिर जोरदार प्रहार हुआ है। इस बार आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई हुई। दूसरे राउंड की रेड भले कुछ राज्यों में पड़ी, लेकिन हड़कंप तकरीबन सभी राज्यों में मचा हुआ है। पीएफआई से जुड़े लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक सेकेंड रेड में पीएफआई से जुड़े करीब 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले जब 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी, तब 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। इतना ही नहीं, एनआईए ने यूएपीए के तहत 5 एफआईआर भी दर्ज की थी। पिछली बार की रेड के दौरान पीएफआई से जुड़े लोगों ने जगह जगह जोरदार प्रदर्शन भी किया। साथ ही विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे थे। हालांकि अब की बार इस तरह की कहीं से खबर सामने नहीं आई। वैसे फिलहाल जिस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पीएफआई पर कभी भी बैन लग सकता है। बता दें कि आतंकी कनेक्शन को लेकर पीएफआई जांच एजेंसियों के साथ ही पुलिस की रडार पर है। खैर, इस कार्रवाई से आतंकी चेन किस हद तक टूटेगी और पीएफआई पर जल्द बैन लगेगा, जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे पीएफआई पर प्रहार 2 में। देश के करीब आधा दर्जन राज्यों में मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें उसके करीब 200 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। बता दें कि कट्टर इस्लाम का प्रचार करने के आरोपों का सामना कर रहे पीएफआई के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई 22 सितंबर को भी हुई थी। तब एनआईए और ईडी ने कार्रवाई की थी। वहीं अब पिछली बार की कार्रवाई में जो लीड मिली, उसके आधार पर कई राज्यों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस बार छापेमारी की कार्रवाई दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम के साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पुलिस ने की। आपको एक बार फिर यह जानकारी दे दें कि देश में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप को लेकर पीएफआई इस वक्त जांच एजेंसियों के साथ ही पुलिस की रडार पर है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने करीब 30 लोगों को पकड़ा है। यहां शाहीन बाग, जामिया समेत कई इलाकों में छापेमार कार्रवाई की गई। शाहीन बाग इलाके से शोएब नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया, जबकि जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को सर्कुलर जारी किया है। यहां 19 सितंबर से 17 नवंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इधर मध्य प्रदेश में पीएफआई से जुड़े 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले 22 सितंबर को राज्य से 4 गिरफ्तारियां हुई थी। वहीं यूपी में पुलिस और एटीएस ने संयुक्त कार्रवाई की और पीएफआई से जुड़े करीब दर्जन भर लोग हिरासत में लिए गए। वहीं कर्नाटक में 40 से ज्यादा और गुजरात में लगभग 1.5 दर्जन लोगों को पकड़ा गया है। इसी तरह केरल और असम समेत कुछ अन्य राज्यों में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि अभी और छापे पड़ेंगे, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक पीएफआई लोकतंत्र का दुश्मन है, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। खैर, पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन से क्या आतंकी कनेक्शन टूटेगा या अब तक जो जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा? जनता मांगे जवाब में अब इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं आप लोगों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी। प्रदीप बैस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश से कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। राम पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं टीएमसी नेता फरीद खान जी, आपका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश से सपा नेता अंकुर मणि त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अंकुर जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आरपी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है पीएफआई पर, अभी दूसरा राउंड चल रहा है अभी, और ऐसा भी माना जा रहा है, जिस तरह से गृह राज्य मंत्री टेनी मिश्रा ने कहा है कि अभी और कार्रवाई होगी, तो किस तरह से इस कार्रवाई को आप जस्टिफाई करते हैं? और क्योंकि विपक्ष आप पर इस कार्रवाई को लेकर आरोप भी लगा रहा है, इसकी आवश्यकता और इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? नमस्कार भगीरथ जी, सभी पैनल में सभी बंधुओं को प्रणाम। देखिए, जस्टिफाई करने वाले हम कौन होते हैं? जस्टिफाई तो देश की जनता करेगी ना। सरकार का
मूलभूत कर्तव्य सुरक्षा प्रोवाइड करना, सुरक्षा की भावना समाज में बनी रहे, अतिवादियों के इस तरह के कांडों से बचाना। अब अगर किसी को पीएफआई के इतिहास या पीएफआई के उद्भव और उसके रूप बदलने की प्रक्रिया में शक है तो उससे बात किया जा सकता है, बल्कि अभी तो और जो जस्टिफिकेशन जो देना है प्रदीप उसकी जी, मूल लेकिन माहौल। पीएफआई कितना खतरा है देश की सुरक्षा के लिए, ये तो आपको जनता को बताना पड़ेगा ना। जी देखिए, एक सरकार जब कार्रवाई कर रही है, हम्म। प्रॉपर कार्रवाई हो जाए, मामला विचाराधीन है और देखिए कुछ न कुछ लीक करके डॉक्यूमेंट आते रहते हैं और जो कंटेंट फैलता रहता है, जैसे आप एक चैनल है, आप इस समाचार को बना करके एक हम जनता को एक अपना जो है एक अपना स्टांस प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी प्रकार से समानांतर मीडिया जो डिजिटल मीडिया, उस पर एक डॉक्यूमेंट बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है या उसके बारे में चर्चा हो रही है जिसको 7 पेज डॉक्यूमेंट कहते हैं, जो कि हजारीबाग से फुलवारिया शरीफ में जो सरकारी कर्मचारियों के हाथ लगा, जो एजेंसियां उनके हाथ लगा, और उसके बाद जो है उनकी लीड और जो एनालिसिस करने के बाद जितनी भी चीजें आई, जितने भी लोग रडार पे थे उनको पकड़ा गया, उनको धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है। तो सुरक्षा की दृष्टि से किए जाने वाली कार्रवाई जब एक बार हो जाती है और मामला न्यायालय में पहुंच जाता है और जब उसका अंजाम निकल जाता है तो एक तो न्यायालय से खुद ही पता लग जाता है, दूसरा समय पे सुरक्षा एजेंसियां उनके जो है स्पोक्स पर्सन होते हैं, उनके पीआरओ होते हैं, वो अपना निकालते रहते हैं। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है, देखिए हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष के भी लोग कुछ जो है संसद में और विधानसभाओं में एक प्रण करके आते हैं कि गोपनीयता यानी संविधान को सर्वोच्च मानते हुए गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब उस गोपनीयता की शपथ लेने के बाद भी अगर किसी को चुल मची है और वो जानता है कि नहीं मुझे जाना है अपने छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो मैं नहीं मानता कि उसका कोई समर्थन करेगा। देश की जनता की बात है, देश की जनता समझ रही है कि पीएफआई के रिकॉर्ड क्या रहे हैं। आज बहुत सारे कंटेंट आपके माध्यमों से, प्रिंट मीडिया के माध्यमों से और सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट फैले हुए हैं, इसमें बम्बार्डमेंट जिसका कहा जाए, कि पीएफआई को लेकर के सारे कच्चे चिट्ठे निकल रहे हैं। अब अगर उसको माने कि जनता उस पर 50% भी विश्वास करती है या मान के फॉर दैट मैटर 10% भी विश्वास करती है, तो सरकार को अपनी इन कार्रवाइयों को जस्टिफाई करने की जरूरत है ही नहीं। जनता खुद स्वतः जानती है और वो जो राजनीतिक दल है जो इसका विरोध कर रहे हैं वो स्वतंत्र है विरोध करने के लिए। समय आने पर सारी चीजें प्रलय के अनुरूप जो प्रक्रिया है उसकी, जो लोग विधानसभा में है, जो लोग सांसद में है, उन तक वो पहुंचा दी जाती है। ठीक। हालांकि जैसे आपने कहा कि मीडिया के माध्यम से भी वो सारी जानकारी पहुंच रही है, लेकिन मीडिया में प्रदीप बैस जी आप भी अभी शामिल है, क्योंकि आप ही के जरिए हम वो जानकारी जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है पीएफआई पर क्यों हो रही है, आखिर क्या वजह है, किस तरह से खतरा हो सकता है। ठीक है, बहरहाल मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। राम पांडे जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिल रही ताबड़तोड़, दूसरी बार ये अभी रेड पड़ी है और अभी ऐसा भी कहा जा रहा है गृह राज्य मंत्री टेरी मिश्रा की तरफ से अभी आगे और कार्रवाई दिखाई देंगी। कांग्रेस इस कार्रवाई से सहमत है और क्या कुछ रिएक्शन है आपका इस कार्रवाई पर? जी धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं बीजेपी प्रवक्ता को जैसे आपने नहीं टोका, मुझे भी नहीं टोकेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी एक सवाल कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा पूछ रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो देश में देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं, देश में आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, देश में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो गलत कर रहे हैं। और आज देश में काफी संगठन ऐसे हैं जो देश के तोड़ने का काम कर रहे हैं और आज जो कार्रवाई की जा रही है, जो भी गलत लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कार्रवाई कर रहे हैं, आपने बता दिया ये आरोपी हैं, तो फिर इनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल किया गया? इस संगठन पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया? जो देश कह रहे हैं कि इसको चंदा देते हैं, तो हमारी सरकार उनसे गले मिलने क्यों जाती है? और उनके कहने पर, उन देशों के कहने पर जो चंदा देते हैं पीएफआई को, उन देशों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को क्यों हटा देती है? तो ये बात यह है कि सबको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तो जो भी देश विरोधी ताकतें हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी, जैसे हम देखते हैं कि पीएफआई ने ये काम किया है, लेकिन हमारे देश में कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो देश तोड़ने वाली ताकतों का साथ देती है, जैसे
पीडीपी है, पाकिस्तान में कश्मीर को मिलाना चाहती है, कुछ लोग उनके साथ सरकार बना लेते हैं। खालिस्तान की जो मांग करते हैं कि पंजाब को खालिस्तान बना दिया जाए, ऐसे दल अकाली दल का साथ देते हैं। उद्धव ठाकरे जो हिंदूवादी एक नेता है महाराष्ट्र में, उनको खत्म कर देते हैं नफरतवादी लोग। तो कार्रवाई सब पर की जानी चाहिए। पीएफआई पर यदि वो गलत है तो, लेकिन साथ में ये भी बताना चाहिए कि पीएफआई के पास से कितने हथियार बरामद हुए, कितना कैश बरामद हुआ। ये कहते हैं चंदा आता है, विदेश से जो भी चंदा आता है वो गृह मंत्रालय की निगरानी में आता है, तो ठीक है। गृह मंत्रालय को पता होना चाहिए। राम पांडे जी, गृह आपने मंत्रालय कहा को मुझे नहीं नहीं पता, तो टोकना, गृह मैंने मंत्री को आपको इस्तीफा बहुत देना देर से चाहिए। नहीं टोकना, लेकिन मुझे दूसरे गेस्ट के पास भी जाना। लेकिन एक लाइन में बताइएगा, अभी तक जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई से आप सहमत हैं? ये गलत तो नहीं है कार्रवाई ये तो आपके हिसाब से? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। ठीक है, चलिए, ने- सुप्रीम कोर्ट जी, जी, बताएगा, सुप्रीम ठीक है, कोर्ट ने ये ओके। कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, मेरी बात सुन लीजिए, कि देश में जो भी नफरत फैलाता है उस पर सरकार को कार्रवाई की जानी चाहिए। और अभी ज्यादा ठीक है। पुरानी बात नहीं है, ठीक है। 8-10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है है। राम पांडे जी, तो अभी कांग्रेस स्टैंड जी। क्लियर नहीं करना चाहती, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कर रही है। आपकी इस नहीं, बात सुप्रीम से कोर्ट ये ने क्लियर हो कहा रहा है, ठीक है। जो भी देश में नफरत फैलाता है उस पर ठीक है। कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन आप अभी ये मान नहीं रहे हैं कि पीएफआई देश जी। में सरकार अराजक कार्रवाई तत्व नहीं है कर रही है। और वो अराजकता फैला रहा है। ठीक कार्रवाई नहीं कर है, रही है, राम पंडित जी, देश मैं में आता हूं जो आपके नफरत पास। फैला रहा है। ठीक ये है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। नहीं ठीक है, ओके। फरीद खान जी, पश्चिम बंगाल में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, कई पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है, उनसे कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं, कई किताबें पुस्तक भी बरामद की गई। इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि बीजेपी कोई भी कार्रवाई करती है, टीएमसी पुरजोर तरह से विरोध करती है, तो क्या इस कार्रवाई का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज कहना चाहेंगे कि ये महज एक इलेक्शन स्टंट ना रह जाए, क्योंकि बीजेपी सिर्फ स्टंट करने में माहिर है। सामने में अभी गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं, एक किसी समुदाय को दोषी बनाकर, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, ये कुछ करके वोटों को पोलराइज करना चाहते हैं। अगर आप रेड कर रहे हैं तो जल्द से जल्द उसको, जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कितना क्या मिला, कितने हथियार मिले, कितने रुपए मिले, कहाँ से आए, वो सबका सब प्रकाशित होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए काम करती है और एक वोट, अपने वोटों को प्रोवाइड करने का काम करती है। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से आप देखिएगा कि हिंदू और मुसलमान सब साथ मिलकर रहना चाहते हैं, सब साथ मिलकर चलना चाहते हैं, मगर ये एक ऐसी पार्टी है कि जो चाहती है कि हिंदू और मुसलमान का बंटवारा डाल दे। तो कभी ना कभी जब भी इलेक्शन आते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह का स्टंट इनका सामने चला आता है, जिस तरह से आपने 2019 में भी देखा कि पुलवामा। तो फरीद खान जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीएफआई एक मुस्लिम संगठन है, इसलिए कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर? इनमें तो हमको तो हर शक है, क्योंकि इन्होंने आज तक किसी भी चीज का, जब आज आप देखिए कि बंगाल में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे और दूसरी जगह पर हो, ईडी के और सीबीआई के जो छापे पड़ रहे हैं, जहां पर इनकी सरकार नहीं है वहां पर छापे पड़ रहे हैं, और अभी जो छापे पड़े हैं जहां पर इनकी सरकार है, सबसे ज्यादा छापे वहीं पर पड़े। मैं ये नहीं कहता कि कोई दूध का धुला हुआ है, लेकिन जो भी इंक्वायरी है अच्छी तरह से इंक्वायरी होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो, और जल्द से जल्द इस चीजों को सामने आना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 2019 में जो पुलवामा में आगे 340 किलो या कितना मिला था, उसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हुआ? तो अगर सिर्फ ये इलेक्शन स्टंट ना रह जाए, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसको क्लियर करना चाहिए। ठीक है फरीद खान जी, इस बात का तो समर्थन मैं भी करता हूं कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो इसका अंजाम क्या हो, किस तरह की क्या कुछ चीजें पकड़ी जा रही हैं और किस तरह से ये पीएफआई संगठन देश के लिए खतरा है, ये जनता के सामने आना चाहिए। मुझे लगता है कि उसको लेकर केंद्र सरकार जरूर काम कर रही हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना है और ऐसी भी खबर है कि पीएफआई पर बैन भी लग सकता है, तो वो उसके तथ्य रखने पड़ेंगे कोर्ट में। अंकुर मणि त्रिपाठी जी, अभी आप लोग उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हैं और अक्सर जो भी वहां पर कार्रवाई होती है, आप लोग कहते हैं कि वहां पर जो विपक्ष है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और अभी उत्तर प्रदेश में एटीएस और पुलिस की तरफ से अभी जो दूसरा रेड हुआ है और वहां पर कई पीएफआई के बड़े अधिकारियों को उनको पकड़ा भी गया, और तीसरी रेड भी हो सकती है ऐसा भी कहा जा रहा है। तो आप लोग सपा की तरफ से किस तरह से इस कार्रवाई को पूरा देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तरफ से बोलने का जो मौका मिला। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी जो देश में सरकार चल रही है उसमें बहुत साफ शब्दों में मैं आपसे कह रहा हूं कि भाजपा को बहुत अच्छे से पता है प्रोपेगेंडा तैयार कैसे करना है। वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं देश की जनता के दिमाग के साथ खेलना कैसे है। और आप ध्यान दीजिए कि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव आ रहा है। तैयारियां अभी से देश
पूरे देश में एक माहौल बनाना और उसको माहौल बना के तैयार करना और वोटों को कन्वर्ट करने की साजिश शुरू हो गई है। तो अंकुर जी, तो क्या सपा का से यही बढ़िया स्टैंड है कि ये जो कार्रवाई है ये बीजेपी सरकार का प्रोपेगेंडा है? कोई ऐसी बिल्कुल। कार्रवाई नहीं है कि जिसमें आतंकवादी को समर्थन दिया जा रहा है, टेरर फंडिंग दी जा रही है? बिल्कुल। और एक चीज और जानिए, आप देखिए राहुल गांधी जी की जो यात्रा निकली है, भारत जोड़ो यात्रा, इस खबर को आप देख रहे होंगे कई दिनों से राहुल गांधी जी लगातार यात्रा में बने हुए हैं, खबरों में बने हुए हैं। अब ये खबर कैसे दबे, क्योंकि प्रदेश में ये देश लेवल की बात है, उसमें मैं बताना चाहूंगा। तो ये सोच रहे हैं कि इसको दबाया कैसे जाए। तो पीएफआई का मुद्दा उठा के अब पूरे देश में एक मुद्दा बनाए हुए हैं कि राहुल गांधी का जो यात्रा चल रहा है वो खत्म हो जाए। 19 तारीख को आदरणीय अखिलेश जी ने लखनऊ में यात्रा निकाली, वो मुद्दा कैसे दबे प्रदेश में, ये एक मुद्दा पीएफआई के माध्यम से दब जाए। इनका हमेशा एक टारगेट होता है कि कैसे इन मुद्दों को दबाया जाए। बीजेपी अब कितनी निम्न राजनीति करती है, मैं आपसे बताना चाहूंगा ये कि वो टी-शर्ट की राजनीति करती है। वो ये राजनीति करती है स्वामी विवेकानंद जी के मूर्ति पे वो माल्यार्पण या फूल चढ़ाए या नहीं चढ़ाए, वहां गए कि नहीं गए। तो जब वीडियो सामने आता है तो सारे लोग चुप हो जाते हैं, फिर जवाब देते नहीं बनता। जब टी-शर्ट की बात होती है तो ये भूल जाते हैं कि मफलर भी आता है उसमें और सूट भी आता है, इससे जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन तो अंकुर मणि जी, अगर करते देश हैं में किसी भारतीय तरह की जनता आतंकवादी पार्टी घटना होगी तो आप ही विपक्ष लोग सरकार पर चढ़ते हैं कि आप लोग ने पहले ध्यान नहीं दिया, आप लोग ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। अगर ऐसी आशंका लग रही है कि ये जो संगठन है ये आतंकवादी समर्थित संगठन है, ये टेरर फंडिंग कर रहा है, देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इनिशियल स्टेज में कार्रवाई हो रही है तो फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये तकलीफ तब होती है जब ये आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था शाहीन बाग में, उसमें भी पीएफआई का नाम आया। 3 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में 3 साल से क्या कर रहे थे, इनको ये देखने के लिए, ये जानने में तब पता चला भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब लोकसभा नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे लोकसभा नजदीक आएगा इनको तमाम लोग आतंकवादी नजर आएंगे। अगर कोई व्यक्ति, मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय सचिव हूं, अभी ये बाद में कह देंगे कि ये पाकिस्तान चले जाएं, किसी व्यक्ति को ये बोल देते हैं पाकिस्तान चले जाएं, तो ये देशद्रोही हैं, ये सर्टिफिकेट बांटते चलते हैं। इस पे भी तो ध्यान दीजिए, ये सर्टिफिकेट बांटने वाली फैक्ट्री है। ये किसी को देशद्रोही कह सकते हैं, किसी को आतंकवादी कह सकते हैं, किसी को जेल भेज सकते हैं। ये द्वेष भावना की राजनीति करते हैं, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में हो या भारत सरकार द्वारा हो, ये द्वेष भावना की राजनीति फैला के ठीक है अंकुर मणि त्रिपाठी जी, ठीक है, बहुत सारी बातें आपने कह दी। आरपी श्रीवास्तव जी, लोकसभा चुनाव के कारण इस रेड को अंजाम दिया जा रहा है ताकि बीजेपी एक माहौल तैयार करे। कुछ विपक्ष की पार्टियां कह रहे हैं कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कुछ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। दोनों तरफा कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक देश तोड़ने की बात है, हमें लगता है कि पीएफआई जो संगठन है, और आपने भी देखा होगा कि हमारे एक प्रवक्ता ने बताया कि शाहीन बाग वाले मामले में भी पीएफआई का हाथ था। ये खबर सरकार को लगी। निश्चित रूप से हमें लगता है कि सरकार को उसी समय सक्रिय हो जाना चाहिए था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये बीजेपी की ओर से एक तरह से एक जो है स्टंट है कि अब चुनाव आते से, इस बात को मैं नहीं मानूंगा। जब देश की बात हो और देश के ऊपर खतरे की बात हो, बिल्कुल, या देश में ऐसी गतिविधियां जो चलाने वाले संगठन हो, तो निश्चित रूप से ये दायित्व सरकार का हो जाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का हो जाता है कि इन पर लगाम लगाएं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे पीएफआई के ही बारे में लगातार एक पहले बार जो पहले पार्ट 1 में आपने देखा होगा, ईडी और इसने जो है एनआईए ने जो कार्रवाई की, अब पार्ट 2 में स्टेट की पुलिस कार्रवाई कर रही है जो उन लोगों को पकड़ रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर ये एक तरह से संगठन चल रहा था, मेरे ख्याल में 2007 से है पीएफआई, तो चाहे जो भी सरकारें रही, पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान जो 8 साल से केंद्र सरकार है, इन लोगों को इन पर शुरू से ही लगाम लगाने की ज़रूरत थी। आज इतने बड़े पैमाने पर गतिविधियां चलाने के बाद अगर देश में कोई घटना होती है जिससे लोगों को जान माल का नुकसान होता है, देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार का ये इस तरह की कार्रवाई एकदम जायज़ है। जहाँ तक राजनीतिक स्टंट की बात है, अब देखिए, ये तो कब कौन सी सरकार या कौन सा दल अपने पक्ष में किस तरह का एक्शन लेता है, ये समय समय पर आप देखे होंगे कि हर दल इस तरह का काम करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक समय का एक अवसर का इंतजार जरूर करती है कि जब एक पर्टिकुलर टाइम में सदी, मतलब अब मैं ये नहीं कहता हूँ, जो कार्रवाई हो रही है एकदम सरकार की ओर से हो रही है और पूरी जानकारी के हिसाब से और सूचनाओं के आधार पर हो रही है, लेकिन समय इनका जो निश्चित किया है, अब उस पर बाकी दल असहमत हो सकते हैं कि भाई इस समय क्यों, या चुनाव आने वाला है या लोकसभा। आरबी जी, मैं एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा जी। हिंदुस्तान में तो हर 6 महीने 10 महीने में चुनाव हो ही रहे होते हैं, तो हाँ, अगर हाँ। आप इसको चुनाव से अगर जोड़ेंगे तो फिर तो हर कार्रवाई चुनाव से जुड़ेगी। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, अब कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव होने वाले, तो हर 8-10 महीने में चुनाव कहीं ना कहीं तो हो ही रहे होते हैं। हाँ नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। मुख्य बात यह है कि जो विपक्ष है वो इस बात को तो हमेशा जो बताने की कोशिश करता है कि चुनाव के मद्देनजर ही कोई काम करते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, या कहिए कि एक समय एक तरह से कोइंसिडेंस है कि जो है उस समय चुनाव भी होने वाला होता, घटना है जैसे बालाकोट की घटना हुई और भी कई चीज़ें हुई। तो ये क्या है कि एक समय के हिसाब से जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता भी है, और देश में भी एक मैसेज तो जाता ही है। अगर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है और इस तरह का एक कोई संगठन है जो आतंकवादी या टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, तो निश्चित रूप से अगर सरकार कार्रवाई करती है तो सरकार को उसका माइलेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष को मिलने लगेगा। अब ये तो आपसी जो विपक्ष है और सत्ता पक्ष है, इनके बीच का जो एक तरह से प्रतिस्पर्धा कह लीजिए या नोकझोंक कह लीजिए वो है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर पीएफआई संगठन और उनके पास, सरकार के पास सबूत मिलते हैं, तमाम उनकी बातें आती है, खुल के सामने आएंगे भी, अगर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई तो पुलिस भी स्टेट की जो पुलिस है या एनआईए या कोई ना कोई सूचना तो होगी, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही होगी, तो वो आने वाले समय में जरूर उजागर होगी और लोग जानेंगे भी कि आखिर ये जो है कार्रवाई इतने बड़े लेवल पर, बल्कि इसमें देरी क्यों हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये कि मैं इसमें एक बात ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर अच्छे काम से अगर किसी को क्रेडिट मिल रहा है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सभी सरकार के पास मौका है। नहीं, आप बिल्कुल अच्छा मिलना काम चाहिए। कीजिए आप। सरकार होती इसीलिए है कि लोगों के जान माल की रक्षा करे, देश की सुरक्षा करे, बिल्कुल बाहर से सुरक्षा करे और आंतरिक सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये तो होना ही है और उनको करना भी चाहिए, और सरकार का दायित्व भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार का दायित्व है। प्रदीप बैस जी, सरकार का दायित्व है, लेकिन ये भी इस तरह से एक लाइन ये भी खींची जा रही है कि सीए और एनआरसी के कारण कुछ वर्ग है, कुछ समाज है जो रोष में दिखाई दिया और इस तरह के संगठन को फलने फूलने का मौका मिला। ये भी कहा जा रहा है कि जो सिमी था, एक आतंकवादी संगठन था, उसको बंद कर दिया गया, उसको बैन कर दिया गया, लेकिन उसका एक दूसरा रूप सामने आया, पीएफआई। प्रदीप बैस जी, प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि दोबारा आपकी आवाज हमारे तक पहुंचे। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ कह तो रहे, लेकिन जी प्रदीप जी कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी आई थी बीच में। चलिए, लगता है थोड़ी समस्या, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं आपको ताकि आपकी आवाज हमारे तक पहुंचे। राम पांडे जी, ये भी कहा जा रहा है इस तरह से, और खासकर कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से सीए थोपा गया है, एनआरसी की बात की जा रही है, और यही वजह है कि पीएफआई जैसे संगठन जो एक वर्ग है उसको बहला फुसलाकर अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आप हम तो विरोध करते हैं ऐसी चीजों का। हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रही है। वो चाहती है कि देश के अंदर इस तरह के लोग बढ़ें और देश में नफरत का वातावरण बने, देश को तोड़ने का काम करें। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ही ये है कि देश के अंदर नफरत नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होना चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए, कट्टरवादी संगठन नहीं होना चाहिए। लेकिन राम पांडे जी, सरकार की किसी पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई आतंकवादी गतिविधि करेगा तो उसको जायज भी तो नहीं ठहरा सकते ना? तो अच्छा, जिसने किसानों की हत्या करवाई, जिसके बेटे ने किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, वो कार्रवाई कर रहा है। वही उसने तो अपना इस्तीफा नहीं दिया गृह मंत्री पद से। दूसरा गृह मंत्री का इतिहास आपको पता ही है, जो तड़ीपार रह चुके हैं। तो ऐसे लोग तो कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब कट्टरपंथी लोग कट्टरपंथी लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों तरफ से कट्टरता है ना भाई, आप अपनी कट्टरता तो खत्म कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध लगाया था ना ऐसे संगठनों पर, तो ये क्यों नहीं पीएफआई पर प्रतिबंध लगा रहे?
भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था और उन संगठनों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा खड़ी कर दी। और ये लोग तो मीडिया को भी पीएफआई से जोड़ देते हैं। हाथरस की घटना को जो पत्रकार कवर करने के लिए गया था, उस पत्रकार को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया और उस पर पीएफआई का आरोप जड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट से उसको 2 साल बाद जमानत मिली। तो ये मीडिया को नहीं छोड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि जो मीडिया हिंदू मुस्लिम पर डिबेट कराते हैं, नफरत पर डिबेट कराते हैं, उस एंकरों को, उस मीडिया चैनल का लाइसेंस निरस्त करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, लेकिन सरकार तो उन मीडिया चैनलों को पैसा देती है, उनको बढ़ावा देती है। तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानती है ना। सरकार स्वयं नफरत बढ़ाने का काम कर रही है। जब मोदी जी ने कहा था कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, तो इस तरह की गतिविधि हमारे देश में कैसे हो जाती है। मोदी जी ने कहा था नोटबंदी हो गई, हमारे देश से आतंकवाद खत्म। इसका मतलब नोटबंदी के बाद जो भी ऐसे लोग पैदा हुए, ये राम भारतीय पांडे जी, जनता पार्टी की सरकार ने देश में पैदा जो किए। जो देश में 2 तरह की सुरक्षा है, एक आंतरिक सुरक्षा और एक बाहरी सुरक्षा है। बाहरी सुरक्षा में हमारे जो जवान वहां पर मौजूद हैं वो तो देश की सुरक्षा कर ही रहे हैं दूसरे देशों से, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए भी तो इस तरह के कदम उठाने जरूरी है। इस तरह से अगर रेड नहीं डाले जाएंगे, अगर लग रहा है शंका कोई संगठन देश में आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ा रहा है, आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। जो चंदा आता है वो गृह मंत्रालय के थ्रू आता है, एफसीआरए के थ्रू आता है। जो भी पीएफआई को पैसा मिल रहा है वो गृह मंत्रालय की निगरानी नहीं है। जब गृह मंत्रालय को पता है कि पीएफआई पर पैसा कहां से आ रहा है, तो फिर गृह मंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया जाए। पहले गृह मंत्री को पता है कौन पैसा दे रहा है, किस देश से आ रहा है, कितना आ रहा है। और पीएफआई के पास यदि कैश मिला है तो वो कैश जनता को बताए ना। जैसे गुजरात में 15,000 करोड़ रुपए पकड़ा गया था, वो जनता ने देखा लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। गुजरात में 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई अदानी एयरपोर्ट से, वो देश के अंदर ड्रग्स फैलाने के लिए, बांटने के लिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो जब देश तोड़ने के लिए चाहे ड्रग्स फैलाने वाले लोग हो, 15,000 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं पीएफआई के जिन लोगों पर हथियार मिले हैं, AK-47 मिली है, उनकी कभी जमानत नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं पीएफआई जैसे उनके खिलाफ पे आपके सबूत है तो जनता को बताए ना कि ये सबूत पीएफआई के विरोध में मिले हैं, इसलिए पीएफआई को प्रतिबंधित किया जाता है। आप पीएफआई पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे? क्या आप पीएफआई से मिले हुए हैं? क्या पीएफआई पर जो कार्रवाई की जा रही है ये मिलीजुली कार्रवाई है, अपने वोट बैंक के लिए कार्रवाई है? यदि है आपके पास तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है राम पांडे जी, तो कार्रवाई आप समर्थन जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि क्या कुछ मिल रहा है। और बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जनता भी यही चाहती है कि अगर कोई ऐसा संगठन है जो देश में आतंकवाद को बढ़ा रहा है, आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, तो उसको बैन लगना चाहिए, उसके ऊपर बैन बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन प्रदीप बैस जी देखिए, पीएफआई खुद ये भी कह रहा है कि जिस तरह से शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन हुआ, जामिया में विरोध प्रदर्शन हुआ सरकार की नीतियों को लेकर, चाहे वो सीए एनआरसी को लेकर, उसी लोकतांत्रिक विरोध को दबाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। इसलिए पीएफआई के ठिकानों पर यह रेड की जा रही है। पीएफआई के जो पदाधिकारी है उनको धर दबोचा जा रहा है। वो तो दूसरा एंगल यहां पर लेके जा रहे हैं, वो तो इस तरह का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। हालांकि कोई अपनी बात इस तरह से जिक्र नहीं करता है कि मैं आतंकवादियों का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन एक एंगल ये भी बताने की कोशिश की जा रही है जो विपक्ष लगातार करता आ रहा है कि आप लोग की पार्टी लोकतंत्र विरोध को दबाने की लगातार कोशिश कर रही है और ये रेड भी उसी का अंजाम है। भगीरथ जी, पिछला जो संपर्क टूटा था उसमें 2 सवाल थे, उसका सबसे पहले मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, यूजुअली लोकतंत्र में सभी सरकार के जो विरुद्ध लोग विपक्ष में पार्टियां होती हैं, उनका परम कर्तव्य होता है कि सरकार के कामों का विरोध करें। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जनता समझती है, हम भी समझते हैं। उससे पहले मैं व्यक्तिगत अनुभव जो मेरा आरपी श्रीवास्तव जी के साथ पिछली 4-5 डिबेटों में रहा, सर आपकी आज की टिप्पणी मुझे बहुत ही न्यूट्रल लगी और इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। आपने जो अपने आखिर में आपने बात बताई कि देखिए भाजपा एक पार्टी है और वो अपने चुनाव का या उनको कोइंसिडेंस मान लीजिए, आपने बड़ा सही शब्द यूज किया। अब मैं आता हूँ सर कि देखिए टीएमसी के जो अपने खान साहब है, उन्होंने कहा कि खाली स्टंट तक न रह जाए, तो उससे इन सारी बातों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए भाजपा जो है ना, चुनाव के लिए माहौल नहीं बनाती। हम हमेशा तैयार रहते हैं चुनाव के लिए, नंबर 1 बात। अब आते हैं थोड़ा समय पीएफआई के इतिहास, इसके उद्भव में 2 छोटे से समय मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, ब्लड ऑन बीच। 2003 मई में कालीकट से 8 किलोमीटर की दूर पे मराठ बीच थी, ठीक है। आयना समाज के मछुआरों को वहां मार दिया गया और मार करके वहीं गाड़ दिया गया, किसी को पता नहीं लगा।
जब सामने आया, जांच हुई, तो उस समय सरकार किसकी थी ये मैं बता देता हूँ। ए.के. एंटनी के नेतृत्व में आईएनसी इंडिया, यूडीएफ, केरला कांग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी, रेवोल्यूशनरी पार्टी, इन सबकी गठबंधन की सरकार थी केरला में, और ये पूरा कार्यक्रम चलता रहा है। महेश कुमार सिंगला उस समय आईएएस अधिकारी थे, और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने ये पूरा कार्यक्रम को अंजाम दिया है। फिर उसके बाद उनके न जाने कौन सा अदृश्य दबाव आ गया कि उनको वो जो है नाम लेने से टकराने लगे। फिर जस्टिस थॉमस पी जोसेफ के नेतृत्व में एक जांच आयोग बनाया गया। उस जांच आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी, उस पे ए.के. एंटनी उस समय के सीएम और पीएम कुट्टी, आईयूएमएल के नेता जो कि औद्योगिक मंत्री थे उस समय वहां के, वो नहीं चाहते थे कि इसकी सीबीआई की जांच हो। ये ध्यान रखिए, ये 2003 की और 2007 के बीच की मैं बात बता रहा हूं। उसमें जो है सूरज मोहम्मद और मियां हाजी, आईयूएमएल के लीडर जैसे इन जो कातिल थे, जो वो हुआ क्या था ये भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। बड़े सुनियोजित तरीके से एक भीड़ आती है, उन मछुआरों को जो कि मंदिर जा रहे थे मार करके चली जाती है, और उनके बचाव में जब पुलिस पहुंचती तो महिलाएं और बच्चे आ जाते हैं। बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये नरसंहार को अंजाम दिया जाता है। अब 2007 में बैंगलोर में एक जनसभा होती है डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से, और इसका मर्ज करा करके पीएफआई का उदय होता है। और मैं एक बात और यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रदीप जी, क्या इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा हो रहा था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हम एक्शन ले रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ भी। कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि जो बाहर से पैसा आता है वो गृह मंत्रालय की निगरानी में आता है। अब देखिए क्या है, कांग्रेस की जो समझ है, जो संवैधानिक चीजों को वो जानते हैं, जितने तक वो एक्ट करते हैं उसी हिसाब से वो बोलेंगे। बहुत सारे 1 करोड़ 20 लाख रुपए बोगस अकाउंट और घर को सपोर्ट करने के नाम से आए थे। जो इंस्टीट्यूशनल पैसे आते हैं उन सबकी निगरानी होती है, लेकिन उसके एक लेवल नीचे भी जाना पड़ता है कि जब आप डाल रहते हैं तो अतिवादी और आतंकवादी पात रहते हैं। अब जो है गृह मंत्रालय उनको पात पे पकड़ के जब उंगलियां मरोड़ रहा है तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। मैं आता हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं ना सर, थोड़ा समझ में आ जाएगा ना। कांग्रेस के मित्र जो है बहुत विरोध कर रहे हैं कि उनका, और देखिए पीएफआई जो है 1947 से ही, मतलब ये जो भावना पीएफआई के बीच जो बैठी हुई है, जो देश का विभाजन हो गया, 1947 से ही सक्रिय है। और 2007 में पीएफआई बेंगलुरु में बना, और 2000 जो फुलवरिया शरीफ में 7 पेज का डॉक्यूमेंट हुआ है। आपको मैं बता सकता हूं कि अगर आपके चैनल को या हम में से किसी को प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना हो किसी काम के लिए, तो उतना सटीक प्रेजेंटेशन हम नहीं बना सकते जितना ये 7 पेज का प्रेजेंटेशन, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप, एक क्या करना है। कमजोर युवाओं को पहले रिक्रूट करना है, फिर जहां पे परेशानी नहीं है वहां पे परेशानी पैदा करके संविधान, अंबेडकर झंडे के तले ये जो है अपना काम करेंगे। और देखिए इसमें क्या है, बड़ी ही महीन, जिसको बोलते हैं बड़े महीन आदमी है ये, बड़ी चालाकी से चिकने घड़े हैं, उस आधार पर ये काम चल रहा है। मैं देखिए, विरोध करना आपका अधिकार है, हम कहीं विपक्ष में होते हैं तो हम भी विरोध करते हैं, लेकिन आप देखिए सर तन से जुदा का पहला जो इंस्टेंस हुआ वो राजस्थान में देखने को मिला, जहां इस समय कांग्रेस की सरकार है। तो मेरे कहने, जो मैं तथ्य स्थापित करना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने तुष्टीकरण की नीति से, देखिए हम यहाँ पे किसी का भी विरोध या किसी को जाति या किसी उसके आधार पर हम नहीं बांट रहे हैं। उसी अधिकारियों में बहुत सारे अधिकारी हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं और विभिन्न संप्रदायों से आते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं जो बात स्थापित करना चाह रहा हूँ प्रदीप जी, मैं जो शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था कि किस तरह, नहीं ठीक है, नहीं आपने मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट आपने बोल दिए, मुझे लगता है वो चीजें क्लियर हो गई हैं। पकड़ा गया उस पर लिखा था नॉट फॉर सर्कुलेशन, और वो ये कहते हैं कि केवल 10% मुस्लिम भी अगर पीएफआई के हो गए तो हम बहुसंख्यक 75% जो हिंदू हैं उनको हम फिर वापस से इस्लाम का राज्य ले आएंगे। प्रदीप जी, शुरुआत में जो आपसे कह रहा था कि इस रेट को आप जस्टिफाई कैसे करते हैं, और मुझे लगता है कि अब आप खुलकर सामने आए, खुलकर आप बता रहे हैं कि इस रेट को जस्टिफाई कैसे किया जाएगा, और आप कर रहे हैं उस रेट को जस्टिफाई। ठीक है, अलगाववादियों का मन बढ़ जाए। प्रदीप जी ठीक है, मैं शुरुआत में वही पूछ रहा था कि आप कैसे जस्टिफाई करते हैं। मुझे लगता है आपने इसको अभी अब खुलकर आप सामने आए। उस वक्त थोड़े से आप थोड़े पार्शियल हो रहे थे और कुछ आप कुछ छुपाना चाह रहे थे। ठीक है, फरीद खान जी, कुछ नहीं छुपाना नहीं, ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूं। उस वक्त आप ये कह रहे थे कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट में चीजें जाएंगी और अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फरीद खान जी, एक अच्छी बात कम से कम यहाँ देखने को ये मिल रही है कि ऐसे बहुत सारे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने इस रेड का समर्थन किया, और वो ये खुलकर भी सामने आए कि हाँ, पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो देश में आतंकवाद
को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि किसी भी धर्म का अगर कोई ऐसा संगठन हो जो देश की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाना चाहता है, देश के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन आपने ये जिक्र किया था शुरू में कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है और धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कई मुस्लिम संगठनों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। जी बिल्कुल, हम खुद इसको समर्थन करते हैं। हमारा कहना यही है कि किसी के सिर्फ नाम के आगे मुसलमान लगा हो तो उसको टारगेट करके नहीं उठाना चाहिए, और भाजपा इस पर राजनीति ना करे, सिर्फ राजनीति स्टंट के लिए काम ना करे। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से शाहीन बाग में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहां पे पीएफआई की फंडिंग हो रही थी। जब हमारे किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे थे उस टाइम ये बात है कि खालिस्तानी लोग भी इसको फंडिंग कर रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ अपने एक स्टंट के लिए, मैं अपनी बात बताया। लेकिन फरीद खान जी, ऐसे संगठन तो ऐसे ही मौका ढूंढते हैं ना जहां पर वो फंडिंग कर सकते हैं, जहां पर वो पैसा लगाकर जो लोगों को है, जो इनोसेंट लोग हैं, वहां पर उनको अपनी तरफ ला सकते हैं। सरकार का काम है, हम इसका स्वागत करते हैं, ये सरकार का काम है। लेकिन उसमें कहीं कोई भी निर्दोष लोगों को, जिस तरह से मैंने अपनी पहली बार में ये बात बोली थी कि मुसलमानों को निशाना किया जा रहा है, और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता मित्र ने कहा सीधा नाम मुसलमानों का। लेकिन फरीद खान जी, आप खुद कॉन्ट्रोडिक्ट हो रहे हैं अपनी बातों से। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं समर्थन करता हूं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जो गलत लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर देश का हर मुसलमान सच्चा देशभक्त है, उसको भाजपा से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ एक समुदाय को ही दोषी ना ठहराया जाए, और किसी भी समुदाय में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गलत लोग हो सकते हैं। आज आपने देखा होगा कि कभी होम मंत्रालय से, कभी डिफेंस मंत्रालय से जो लोग पकड़े जाते हैं, अभी कई दिन पहले एक महिला भी खुफिया फाइल कहीं ट्रांसफर कर रही थी, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। तो ये इसको कोई एक समुदाय के नाम से छोड़ना नहीं चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। मगर इसके लिए भाजपा एक अच्छे स्टंट मास्टर है। जो लोग भाई साहब ने बताया कि हम हमेशा तैयारी में रहते हैं, बिल्कुल सही है, ये हमेशा तैयारी में रहते हैं। अभी जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा तो शमशान और कब्रिस्तान भी जिंदा हो जाएंगे, कभी पाकिस्तान जिंदा हो जाएगा, कभी पाकिस्तान में बिरयानी के लोग खाने चले जाएंगे, और हम कुछ करेंगे तो हम बदनाम हो जाएंगे। तो मेरा कहने का यही मकसद यही है कि किसी एक समुदाय को बदनाम नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। अगर फरीद खान जी, लेकिन मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, देखिए मुझे नहीं लगता बीजेपी की तरफ से या किसी भी तरफ से एक धर्म के आधार पर इसको जोड़ा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। और मुझे नहीं लगता, मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता हूं, मैंने देखा है किसी भी कोई इसको धर्म के आधार पर नहीं जोड़ रहा है। वो सीधे इसको जोड़ रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसको कोई भी धार्मिक एंगल इसको देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये बात उठती है, क्योंकि जब इस तरह की कार्रवाई में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आपको ये पता होगा जब पिछली बार कार्रवाई हो रही थी तो इस तरह के कुछ वहां पर लोग इकट्ठा हुए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे इस कार्रवाई के बीच में। लोगों को एक समुदाय को बदनाम करने के लिए कुछ लोग घुसा दिए जाते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे बड़ा देशभक्त है। हिंदुस्तान का मुसलमान तिरंगे को अपने दिल में बसा के रखता है। ये भाजपा की एक स्टंट है, और मैं इस बात पे कायम हूँ, ये लोग अपने इलेक्शन के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ठीक है अंकुरमणि त्रिपाठी जी, शाहीन बाग में जिस तरह से विरोध, भगीरथ जी 5 सेकंड। नहीं मैं 5 सेकंड, ठीक है, चलिए 10 सेकंड देता हूं, 10 सेकंड ले लीजिए आप। फरीद भाई ने बोला कि देखिए बदनाम नहीं करना चाहिए। हम कह करके नहीं, 2014 से उत्तर प्रदेश में सरकार है, 2014 से हमारी केंद्र में सरकार है, योगी जी का ये दूसरा टर्म चल रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। अगर हम देश के रेशियो को दिखाएं तो यहाँ हिंदू भी ज्यादा है और मुसलमान भी ज्यादा है बनस्पत पूरे देश के। आप ये बताइए मुझे, कौन सा बहुत बड़ा दंगा हुआ है 14 के बाद से अब तक यहाँ पे, या जब से योगी जी आए हैं, कोई इस तरह से विपदा आई, क्या कोई भेदभाव हुआ? तो मैं ये स्थापित करना चाहता हूं यहाँ पे इस बात को बता करके, देखिए भाजपा की सरकार एक ऐसी है जो कि निष्पक्ष होकर के जनता की भलाई के लिए काम करती है। अगर आपको कोई लगता है, देखिए कितने बड़े दंगे हुआ करते थे, ठीक है प्रदीप भाई जी, और कितने बड़े ठीक है, आपका पॉइंट टेकन, आ गया आपको पॉइंट, ठीक है, दंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आप एक प्रदीप भाई जी, मुझे अंकुरमणि त्रिपाठी जी, प्रदीप भाई जी कह रहे हैं एक तरफ कि जब उनकी सरकार इस तरह की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जब भी बीजेपी की सरकार रहती है तो वहां पर इस तरह के दंगे नहीं होते। इस पर भी आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये कि शाहीन बाग का जब विरोध हो रहा था तो ये विरोध सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया की मीडिया में छाया हुआ था ये विरोध, और जामिया में भी जिस तरह का विरोध देखने को मिला, और ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं सरकार परेशान थी, क्योंकि सरकार भी उस विरोध को दबा नहीं पा रही थी। खासकर जो शाहीन बाग का विरोध था, सरकार उस विरोध को दबा नहीं पा रही थी। लेकिन कोरोना जब शुरू हुआ उसके बाद सरकार को मौका मिला, फिर वहां से टेंटों को हटाया गया और वहां से लोगों को हटाया गया। तो
एक ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन का एक सिलसिला सरकार के खिलाफ शुरू हो गया था, तो उस तरह के विरोध प्रदर्शन ना हो, और इसी वजह से अब ये कार्रवाई की जा रही है कि ताकि कोई भी ऐसा संगठन जो इस तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो शाहीन बाग का मामला है, शाहीन बाग के मामले में जो विरोध प्रदर्शन हुआ और सरकार को एक मौका मिला कोविड में, और इनको जानकारी भी मिली कि पीएफआई के माध्यम से अगर फंडिंग हो रही है, जैसा कि बीजेपी के लोग आज तक कहते आ रहे हैं इस बात को, तो फिर बार बार मेरा एक ही सवाल है कि ये लोग आज तक कर क्या रहे थे? मतलब गृह मंत्रालय क्या देश को मौत की आग में झोंक दिया था कि आप जैसे रहें वैसे रहें, जो स्थिति होगी जब चुनाव आएगा तभी हम करेंगे? ठीक, जैसा तो कि अभी अंकुरमणि जी, आप ये कह रहे हैं ये कार्रवाई और पहले होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर गलत है, मैं देखिए, अगर कोई आतंकवादी, मैं आतंकवादी हूं तो कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। मैं पीछे, अभी खान साहब ने भी कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, पीछे कौन हट रहा है? अगर कोई आतंकवादी है, कोई भ्रष्टाचारी है, तो आप कहाँ सो रहे हैं? किस नींद में सो रहे हैं? कहाँ आप सो रहे हैं? क्यों नहीं जग रहे अपने गहरी नींद से? किस कुंभकर्ण की नींद में आप सो रहे हैं? कौन जगाएगा आपकी सरकार को? जबकि आप बहुत सक्रिय सरकार में हैं, आप लोग जागरूक हैं, जगे हुए हैं, देश संभालने आए हैं, आप ही लोग इस भारत के लाल हैं, बाकी तो सब नालायक पैदा हुए 70 साल में, सिर्फ 8 साल में आप ही लोग लाइट कहाँ सोए थे? 2014 से सरकार चल रही है आपकी, 2022 में आपको पता चल रहा है कि पीएफआई आतंकवादी संगठन है। इसका मतलब आप सो रहे थे, निकम्मों के हाथ में सरकार थी, आप सो रहे थे। कहाँ थे आप? कौन सी जिम्मेदारी थी? या जिसको जिम्मेदारी मिली थी वो घर भरने में व्यस्त था? कौन था वो आदमी? लेकिन नहीं, दुर्भाग्य है ये। अब जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा, बहुत अच्छा विश्लेषण उन्होंने किया कि भाजपा, उन्होंने अपने मुख से कहा है, भाजपा अवसर का इंतजार करती है। एकदम कतई ये सत्य है, भाजपा अवसर का इंतजार करती है, और वो इंतजार कर रही थी कि लगभग 2024 जब निकट होगा, 2023 का शुरुआत होगा, तो हम ये कार्रवाई करेंगे ताकि उससे हमें वोट बैंक भी बढ़ेंगे, राजनीतिक लाभ मिलेगा, और देश में हम दिखाएंगे, देखिए हम कितने बड़े देशभक्त हैं, आतंकवादियों के खिलाफ काम कर रहे थे। अब तक जो आप सो रहे थे उससे पता नहीं कितने नौजवानों का भविष्य खराब हो गया होगा। अब तक आप कहाँ थे? और जहां तक रही बात उत्तर प्रदेश की, जो हमारे दिल्ली में बैठ के हमारे भाई साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई द्वेष भावना की राजनीति नहीं होती है, मान्यवर, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि जरा कभी आइए उत्तर प्रदेश में और साल 2 साल बिताइए यहाँ। इतनी द्वेष भावना की राजनीति होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप दिल्ली से देख रहे हैं, इसलिए यहाँ जड़ पे नहीं देख पा रहे हैं आप, और हमेशा कोई भी ठीक है, ठीक है, ठीक है अंकुरमणि त्रिपाठी जी, तो आप इस कार्रवाई का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कार्रवाई और जल्दी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है, ठीक है अंकुरमणि जी, लेकिन मुझे लगता है कि कार्रवाई करने से पहले कुछ समय लगता है सरकार को, जहां पर सारी जानकारी जुटाना पड़ता है, क्योंकि एकदम से कोई भी जो टीम है वो निकलकर किसी पर रेड नहीं डाल सकती, पूरी जानकारी जुटाना पड़ता है, लोग कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, किस तरह से वो संगठन से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है उसमें काम लगता है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए सरकार का एक जिम्मेदारी है कि सरकार कुछ ऐसे काम करे जिससे उसका वोट बैंक बढ़े, ताकि वो दोबारा सरकार में रिपीट हो। एक सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि विपक्ष कुछ भी कहे, जनता कुछ भी कहे, जनता में कैसा भी मैसेज जाए, लेकिन अगर देश की सुरक्षा पर अगर कोई खतरा है तो उसको अपनी धर्म की जिम्मेदारी निभाते हुए, उसको अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वो कार्रवाई करना जरूरी है। इसका मैसेज अच्छा जाए या खराब जाए, लेकिन इस तरह की सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी संगठन ऐसा देश में फल फूल रहा है जो आने वाले समय में देश के लिए खतरा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हां, कार्रवाई से क्या अंजाम होगा यह भी जनता को बताना उसकी जिम्मेदारी है। देखिए मैं 2-3 बातें कहूंगा। एक तो ये है कि जिस तरह की बात अभी सामने आई है हमारे पैनलिस्ट से, एक तो सारे लोगों ने ये जरूर इस बात को सराहा कि ऐसी अगर कोई गतिविधियां कोई संगठन करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, और समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। मेरा एक और कहना है कि अभी जैसे बात हो रही थी कि एक समाज विशेष को लेकर के, एक्चुअली आप ज़रा देखिए कि ये पीएफआई एक जो पर्टिकुलर समाज से रिलेटेड संगठन है। ये पूरा ऐसा एनजीओ नहीं है कि जिसमें सारे समाज के लोग इकट्ठा हों। तो जब भी कोई ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से समाज के ऊपर थोड़ा सा तो लोगों का ये एक परसेप्शन जाता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल फरीद साहब ने जो कहा हम लोगों से कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समाज विशेष को बदनाम करने की ज़रूरत है, लेकिन जब ये संगठन समाज से रिलेटेड है तो इसका एक परसेप्शन जरूर जाता है कि समाज के लोगों को, उन्हीं के लोग पकड़े जा रहे हैं
उसी तरह की व्यवस्था बन रही, तो एक लाइन तो खींचती है। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, मेरा मानना है, क्योंकि वहाँ पर वो कुछ ऐसा बता नहीं पा रही है। लेकिन आरपी जी, क्या उसी समाज के लोग भी तो कुछ तो कर सकते हैं कि आगे आकर, हालांकि किया है, कई मुस्लिम संगठनों ने इससे कार्रवाई का समर्थन किया है। देखिए, उस समाज के सारे लोगों ने इसका विरोध किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस संगठन से जुड़े लोग जो हैं, चूंकि उस समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये बात सामने निकल के आ रही है, अदरवाइज नहीं आती। एक दूसरी बात यह है, जहाँ तक मैंने अभी देखा कि इसका एक अवसर की बात हमारे जो सपा के प्रवक्ता ने, मैंने ऐसी बात नहीं कहा कि अवसर जो है उसको इस बात को सर्टिफाई किया। आपने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या जब जो समय जैसे अन्य पार्टियां हैं और एक पर्टिकुलर समय में चुनाव आते रहते हैं तो ऐसी कार्रवाई होती तो उसका माइलेज मिल जाता है, मैंने ये बोला। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, चुनाव तो आपने देखा साल दर साल हो ही रहे हैं, हो ही रहा है जी। और कभी कुछ राज्यों के होते हैं, फिर कुछ अभी 2023 में देखिए आप चुनाव है 5 राज्यों के, इसके बाद जो है 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो इनका जो है इन कार्रवाई का असर कितना होता है ये अलग बात है। जनता को जहां तक समझाने की बात है, अगर इस तरह की कड़ी कार्रवाई होती है, और मैं इन लोगों की बात से भी इस बात को इत्तेफाक रखता हूं कि इनके पूरे चीज़ों को सार्वजनिक की जानी चाहिए कि इनके पास क्या पकड़ा गया, क्या नहीं था। लेकिन चूंकि ये सब मामले बड़े गोपनीय रहते हैं, सरकार या कोई भी जांच एजेंसी पहले डिस्क्लोज नहीं करती है। अगर डिस्क्लोज कर देगी तो उसकी जांच में बाधा पड़ती है। तो लेकिन फिर भी देर सवेर ये बातें निकल के सामने आनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो PFI का जो मामला है, अभी डिले हुआ या शाहीन बाग से जुड़ा हुआ मामला था, तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं? इस पर जानकारी जुटाना भी पड़ती है, और सरकार को जवाब भी देना पड़ता है कि आप ये लेट के, अगर मान लीजिए आनन फानन में कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ता ही है। तो सरकार वहाँ जवाब देने, किसी जांच एजेंसियों को जवाब देना पड़ता है। सरकार मतलब जांच एजेंसियां जो भी इसमें कार्रवाई करती हैं उनको जवाब देना पड़ता है। तो इसमें गोपनीयता भी रखी जाती है। एकदम अचानक ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में ला दिया जाए और उसको जो है जस्टिफाई करना दूसरे दिन से चालू कर दे। बिल्कुल। तो ये जरूर है, लेकिन जिस तरह के पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में जब राज्य सरकारों ने इस मुद्दे पर एक्शन लेना शुरू किया है, तो ये पार्ट 2 में बहुत सारे राज्य आ गए हैं, और इन राज्यों पर जो कार्रवाई हो रही है, मेरा मानना है कि इन पर और भी पुख्ता जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, और अगर इससे और भी कड़ी कार्रवाई हो सके तो करने की जरूरत है। बिल्कुल। गृह मंत्री जो टेनी मिश्रा, गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा भी कि अभी थर्ड टाइम भी होगा जहां पर रेड होगी और उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होगी जो इस संगठन से जुड़े हैं और इस तरह की गतिविधियों में जुड़े हैं जो देश के लिए खतरा है। एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं प्रतिभा जी आपसे। प्रतिभा जी, देखिए, अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक माहौल भी ऐसा बनना चाहिए कि जिसकी वजह से इस तरह के संगठन फले फूले नहीं। और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने भी इशारा किया, खासकर कांग्रेस ने भी कहा है कि आप अगर इस तरह की कोई चीज लेकर आते हैं जिसकी वजह से कोई एक समाज द्वेष होता है, रोष होता है, उसके बाद उनको मौका मिलता है कुछ ऐसे लोगों को कि उन समाज के लोगों को शामिल करके इस तरह का एक संगठन बनाया जाए। पहली बात तो इस तरह के संगठन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही एक ऐसा माहौल भी क्रिएट करना चाहिए कि कोई भी इस तरह का संगठन नहीं बनाए और ना कि बनाने की सोचे। ये दोनों जिम्मेदारी हैं आपकी सरकार के तौर पर। भगीरथ जी, अगर पहला प्रश्न आप दोबारा दोहरा दें, क्योंकि आवाज कट गई थी, मैं सुन नहीं पाया था। चलिए, मैं शॉर्ट में कह देता हूं। देखिए, इस तरह के अगर संगठन ना बने, एक ऐसा माहौल भी देश में बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और दूसरा, अगर इस तरह का संगठन बन रहा है तो कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन दोनों जिम्मेदारी आपकी है, कार्रवाई भी होनी चाहिए और माहौल भी ऐसा होना चाहिए देश में कि कोई भी इस तरह का संगठन नहीं बना पाए, ना ही इस तरह के संगठन में शामिल होने की सोचे। भगीरथ जी, सबसे पहले त्रिपाठी जी को बताना चाहूंगा, इन्होंने तंज कसा मेरे ऊपर कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। मेरा घर बनारस है और पूरी जिंदगी मेरी बनारस में बीती। मैं नौकरी करता हूँ या कार्य अपना करता हूँ तो मैं दिल्ली में हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ, बनारसी में। दूसरा, आप आते हैं कि आपने कहा सर ऐसे संगठन बनने नहीं चाहिए। देखिए, लोकतांत्रिक विषय है, शायद अगर श्रीवास्तव जी को इस पर दोबारा अवसर दे तो वो और सूक्ष्मता से बता देंगे। मैं सीधे से बताना चाहता हूँ, किसी को भी NGO बनाने, किसी को भी अपना संगठन बनाने, किसी को अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी आजादी है यहाँ पे। अब नहीं, प्रचार प्रदीप जी, आप मेरे सवालों को नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ एक ऐसा माहौल निर्मित होना चाहिए कि अगर कोई एक सांस्कृतिक संगठन बन रहा है तो वो सांस्कृतिक तौर पर काम करे, वो देश के विरुद्ध किसी गतिविधि में शामिल ना हो। संक्षेप में 15-20 सेकंड में।
जी जी, देखिए क्या होता है कि हर प्रकार की सरकार, राष्ट्रवादी हो इस देश में या अति राष्ट्रवादी हो या एकदम से राष्ट्रवादी ना, ये तो समय बताता रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और तुष्टीकरण के लिए कुछ चीजों का बढ़ावा देते हैं। जब वो घाव नासूर हो जाता है तो उसको काटना, उसको ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, उससे ज्यादा उसी देश में सभी लोग रहते हैं। उसके बाद हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है भारत देश के अलावा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए सरकार माहौल तो बनाए रख रही है। क्या अगर हमें चुनाव का ये इस तरह की कार्रवाइयों करने का अवसर लेना है तो भारतीय जनता पार्टी के पास या सरकार के पास, फॉर दैट मैटर कोई भी सरकार है, उसके पास बहुत सारे एवेन्यूज है, बहुत सारे संसाधन है कि वो करके कर सकती है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि केवल चुनाव आ रहे हैं तो ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सरकार पूरा प्रयास करती है। अब देखिए, ये पिछली बार या शाहीन बाग से मामला शुरू हुआ, जब तक सरकार आश्वस्त नहीं हो गई, जब तक पूरे पुख्ता सबूत नहीं आ गए, जब तक पूरा कार्यक्रम नहीं हो गया, तब तक कैसे हम उसको करें, कैसे उन पर कार्रवाई कर दें? जब सरकार के पास सबूत होते हैं, एजेंसीज के पास पूरे ठीक है, पुख्ता ठीक है। सबूत होते हैं, हालांकि तब देखिए कार्रवाई इस होती है। इस कार्रवाई का सभी पार्टी समर्थन कर रही है, बल्कि कई मुस्लिम संगठनों ने भी इसका समर्थन किया इस कार्रवाई का। लेकिन इस कार्रवाई का एक अंजाम होना चाहिए। जिस तरह से विपक्षी पार्टी ने कहा, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं, एज ए मीडिया हम भी चाहते हैं कि सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। अगर कोई संगठन देश के खिलाफ खड़ा हो रहा है तो उसको नेस्तनाबूद करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप सभी मेहमानों का, प्रदीप वैस जी, राम पांडे जी, फरीद खान जी और अंकुर मणि त्रिपाठी जी और आरपी श्रीवास्तव जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आतंकी कनेक्शन को लेकर पीएफआई पर एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 2 राउंड की कार्रवाई हो चुकी है और जिस तरह से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि अभी और छापे पड़ेंगे, उसके बाद माना यह जा रहा है कि पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी का दौर आगे भी जारी रहेगा और संभावना यह भी है कि जल्दी पीएफआई पर प्रतिबंध भी लग जाए। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जिस मकसद से यह पूरी कवायद हो रही है, यानी आतंकी कनेक्शन को तोड़ने की जो कोशिश है, क्या उसमें कामयाबी मिलेगी? आने वाले समय में यह देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।